नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे, जहाँ पर हम मैथमेटिक्स के अलग अलग कोर्सेज़ को पढ़ रहे हैं और अलग अलग सवालों को हल कर रहे हैं। आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th जो बोर्ड एग्ज़ाम्स अभी बाकी हैं जिनके, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज जो हमने क्वेश्चन लिया है ऊंचाई एवं दूरी चैप्टर का, जो कि 3 नंबर का सवाल है और ये एग्ज़ाम में आता है क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम इसको देखते हैं, इसको सोल्व कैसे करते हैं और हमें एग्ज़ाम में इसको आसानी से कैसे सोल्व करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ें। किसी अपूर्ण मीनार के आधार से 120 मीटर दूर स्थित। अब यहाँ पर जैसे जैसे क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसे वैसे हमें क्या करना है, इसका फिगर बनाते रहना है। तो सबसे पहले हम देखें अपूर्ण मीनार। तो हमने एक मीनार बना दी जो कि अपूर्ण है, उसके आधार से 120 मीटर दूर, यानी उसका आधार ये रहा, उससे 120 मीटर दूर स्थित किसी बिंदु से, इस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब जितनी मीनार बनी हुई है वहाँ तक के शिखर का कोण जो कि कितना है, का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। अब यहाँ पर उन्नयन कोण की बात आ रही है। तो उन्नयन कोण क्या होता है? उन्नयन कोण और अवनमन कोण 2 प्रकार के कोण होते हैं। तो यदि हम किसी वस्तु को या किसी शिखर को हम देख रहे हैं तो नीचे से जब हम ऊपर की ओर देखते हैं तो वो जो कोण बनता है, जब नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं और जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण कहलाएगा। लेकिन हम कहीं ऊपर बैठे हुए हैं और हम ऊपर से नीचे की ओर देख रहे हैं तो ये जो कोण बनेगा वो क्या कहलाएगा? अवनमन कोण। ठीक है। तो अभी हमारे इस क्वेश्चन में जो बात है वो किसकी है? उन्नयन कोण की। तो ये जो अपूर्ण मीनार है उसमें उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। तो हमें क्या ज्ञात करना है कि मीनार को और कितना ऊंचा बनाया जाए जिससे उसी स्थान पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाए। मतलब क्या है कि अगर मीनार को जब हम पूर्ण करने के लिए मीनार को और ऊंचा बनाते हैं, तो जैसे हमने यहाँ तक बना लिया और यहाँ पर अपनी मीनार कंप्लीट हो गई। अब इसी बिंदु से देखा जा रहा है पूर्ण मीनार को, ठीक है, और कितना ऊंचा बनाया जाए, इतना ऊंचा हमने बना दिया और उसी स्थान पर उसके शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यानी अब इस बिंदु से देखा जा रहा है तो कोण कितना है? 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण बदल के कितना हो गया? 60 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम इसको पॉइंट्स दे देते हैं। जैसे हम इसको ए नाम दे दें, इसको बी नाम दे दें, इसको सी दे दें और इसको डी दे दें। ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास 2 त्रिभुज आए, इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम देखें कि इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले हम त्रिभुज ए बी सी को लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी। अब इसमें बी सी एक अपूर्ण मीनार है। बी सी एक अपूर्ण मीनार है। तो ये कुछ ऊंचाई होगी तो इसको हम ऊंचाई h1 नाम दे देते हैं और सी और डी इसको हम ऊंचाई h2 नाम दे देते हैं। ठीक है। तो बी सी एक अपूर्ण मीनार है जिसकी ऊंचाई बी सी बराबर कितना हो गया? h1। और इस त्रिभुज ए बी सी में आधार ए बी बराबर 120 मीटर। अब हमें और उन्नयन कोण जो दे रखा है कोण बी ए सी वो कितना है? 30 डिग्री। अब हम इस चित्र को देखें, त्रिभुज को सोल्व करते हैं जब भी, तो कोण के सामने जो है उसको हम लिखते हैं लंब, इसको हम लिखेंगे आधार और इसको हम लिखते हैं कर्ण। ठीक है। और जब हम इस ऊंचाई एवं दूरी के पार्ट को जब क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो हमें आधार, लंब और कर्ण की आवश्यकता पड़ेगी। और इसको हम सोल्व करते टाइम ध्यान रखें कि हमें लाल बटे कक्का इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी। इसकी ज़रूरत कैसे पड़ेगी? जब भी कोण के सामने वाले जो हमने जो 2 भुजा ली हैं, कर्ण और आधार ली है, या लंब या आधार ली है, या कर्ण और लंब ली हैं, तो कौन से त्रिकोणमिति कोण से हम इसको सोल्व कर सकते हैं? तो जैसे देखें, यदि जब भी हम लें लंब अपोन कर्ण आ रहा है, यानी लंब और कर्ण को लिया, तब हम किसका प्रयोग करेंगे? साइन थीटा का। आधार अपोन कर्ण ले रहे हैं तब हम किसका प्रयोग करेंगे? कॉस थीटा का। और लंब अपोन आधार लेंगे तब हम किसका प्रयोग करेंगे? टेन थीटा का। और इसका उल्टा यानी कि
कक्का बटे लाल, यानी कर्ण अपॉन लाल लंब हो जाएगा तो ये हो जाएगा कोसेक थीटा, कर्ण अपॉन आधार हो जाएगा तो ये बन जाएगा सेक थीटा, और आधार अपॉन लंब लेंगे तो इसको हम लिखेंगे कॉट थीटा। तो इस तरह से हम इसको ध्यान में रखेंगे। तो अभी हम जब इस कोण के सामने के दो पार्ट ले रहे हैं, हमें निकालना है, ऊंचाई ज्ञात करना है और आधार दे रखा है, तब हम क्या करें, किसको लेंगे, लंब अपॉन आधार। तो यहाँ पर हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर BC अपॉन AB, यानी कि क्या लिया अपने, लंब अपॉन आधार। अब हम इसको लिखते हैं tan 30 डिग्री। तो त्रिकोणमितीय सारणी से हमें tan 30 के मान याद होना चाहिए। तो tan 30 डिग्री का मान है 1/√3 और BC जिसको हमने ऊंचाई माना है वो h1 और आधार AB बराबर है 120। इसको आगे सोल्व करते हैं। h1 को यहीं रखा और 120 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब दूसरे पक्ष में जाएगा ये, तो अपोन में है तो ये ऊपर जाएगा और ये आ जाएगा 120/√3 = h1, यानी h1 का मान अपने पास आ गया है। लेकिन हम h1 को थोड़ा सा सही लिख देते हैं, उसको √3 को बटे में नहीं लिख के क्या करें, उसको हटा देते हैं। उसके लिए हम क्या करें, √3 का गुणा कर देते हैं ऊपर और नीचे। तो जैसे हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये हो जाएगा 120 × √3 अपॉन में √3 का गुणा √3 से होता है तो ये बन जाएगा 3। क्यों बन जाएगा, क्योंकि √3 का मतलब है 3 की घात 1/2 और इधर √3 का मतलब हो जाएगा 3 की घात 1/2 और 1/2 घातें जब गुणा होते हैं और आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं। तो आधी घात और आधी घात जुड़ गई तो वो घात कितनी बन गई, 1 घात बन गई, तो ये हो गया 3। अब ये कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 120, तो ये 40 आ जाएगा। तो हमारा उत्तर आ जाएगा 40√3 मीटर। तो ये हमारा BC ऊंचाई आ गई है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है H2, यानी कि मीनार को और कितना ऊंचा बढ़ाया जाए। तो हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, त्रिभुज ABD। अब हम दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABD। तो इसमें जो लंब है या शिखर की ऊंचाई, अब हम देखो BD यानी कि BC + CD, यानी कि लंब हो जाएगा H1 + H2, जिसको हम ऊंचाई भी कहेंगे। ठीक है, और इसमें आधार वही रहेगा, आधार AB बराबर 120 मीटर, और यहाँ पर कोण चेंज हो जाएगा, यानी कि कोण BAD कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। तो अब हम इसको फिर से देखें कि जब हमें कोण के सामने वाले पार्ट को ले रहे हैं, यानी लंब ले रहे हैं और आधार ले रहे हैं, तो फिर से वापस वही लंब अपॉन आधार, तो क्या आएगा, tan थीटा आएगा। तो थीटा यानी कि कोण का मान 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री = BD अपॉन AB। तो tan 60 डिग्री का मान त्रिकोणमितीय सारणी से लिख देंगे तो वो कितना हो जाता है, √3 हो जाता है। BD हो जाएगा H1 + H2 अपॉन AB, जो आधार है वो हो जाएगा 120 मीटर। अब इसको सोल्व करते हैं। 120 को वही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 120/√3 बराबर H1 की वैल्यू हमारे पास है, ये H1 की वैल्यू है, तो हम H1 की वैल्यू लिख देते हैं 40/√3 + H2। ठीक है, अब 120√3 बराबर 40/√3 + H2 है। हमें H2 ज्ञात करना है। H2 को हमने वहीं रखा और जो 40/√3 है उसको दूसरे पक्ष में ले आए, और हम जानते हैं प्लस वाली संख्या जब दूसरे पक्ष में आती है तो क्या हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो ये हो जाएगा 120/√3 - 40/√3। तो 120/√3 में से 40/√3, देखो √3 और √3 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो उसको हम बाहर निकाल देते हैं √3, और अंदर बचा 120 - 40 बराबर H2। 120 में से 40 घटाए तो ये आ जाएगा 80 × √3 बराबर H2। अब इसको आगे सोल्व करने के लिए हम क्या करें,
√3 का मान लिख देते हैं। तो 80 गुणा √3 का मान होता है 1.732 और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा आंसर H2 बराबर 138.32। तो ये हमारा आंसर आ गया। और हम यहाँ लास्ट में एक लाइन लिख देंगे कि हमें 138.32 मीटर की ऊंचाई और बढ़ानी होगी, जिससे उसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसी टाइप के सवाल वार्षिक परीक्षा में आएंगे। बहुत जल्द परीक्षा होने वाली है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी करें। तो अब हमने एक और क्वेश्चन लिया है जो कि द्विघात समीकरण बहुपद चैप्टर का है और जो 3 नंबर का सवाल है इसमें भी। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, तो ये सवाल भी आपने प्रैक्टिस किया होगा, लेकिन एक बार फिर देख लें इसको कि इसको अच्छे से कैसे करना है और इस टाइप के सवाल आएँ उनको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं द्विघात समीकरण √2x² + 7x + 5 √2 बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हैं। तो मूल का मतलब ये होता है कि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखो, √2x² + 7x + 5 √2। तो जब भी हम ये सवाल करें तो हम क्या देखें, सबसे पहले कि √2x² + 7x + 5 √2 है। तब हम देखेंगे कि x की घात जहाँ पर 1 है, ठीक है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 2 है, यहाँ पर x की घात 0 है। तो उसको हम देखें कि इसमें जो लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, 7x लिखा हुआ है। यानी कि 7x के हमें 2 टुकड़े ऐसे करने हैं जो इन दोनों के आपस के गुणे के बराबर आ जाए। यानी कि 5 √2 और यहाँ पर जो x² का गुणांक है √2, इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आएगा, देखो 5 √2 यानी 5 गुणा √2 और √2 का गुणा जब होता है तो वो 2 बन जाएगा और कितना आ गया, 10 आ गया। अब दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि √2 और √2 का गुणा होके 2 कैसे बन गया। तो √2 का मतलब होता है 2 की घात 1/2 गुणा, इधर भी क्या हो जाएगा, 2 की घात 1/2। जब 2 संख्याएं गुणा हो रही जिनका आधार समान है तो घातें जुड़ जाती हैं। तो ये हो जाएगा 2 1/2 + 1/2, तो कितना आ गया, 2 की घात 1, जिसको हम क्या लिखते हैं, 2। तो अब हम देखें कि 7 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जिसका गुणा करने पर तो 10 आ जाए और वापस जोड़ें तो क्या आ जाए, 7 आ जाए। तो वो 2 टुकड़े कौन से हो जाएंगे, 2 + 5, 2x + 5x, तो कितना आ गया, वापस 7x आ गया। और जब हम इसका गुणा कर देते हैं तो 2x और 5x का जब गुणा किया तो ये कितना आ गया, 10x²। तो यहाँ पर जो √2 है उसके साथ में x² भी है और जब गुणा हुआ तो ये x², तो 10x² आ गया। तो हमें ये पता चल गया कि 7x के 2 टुकड़े कौन से हो जाएंगे, 2x + 5x। तो अब हम इसको लिख देते हैं √2x² + 7x की जगह हम लिखेंगे 2x + 5x + 5 √2। अब जो कॉमन आ रहा है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो इन दोनों को साथ में लिया और इन दोनों को साथ में लिया, इधर x कॉमन आ रहा है और यहाँ पर √2 है, वो √2 भी कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पर क्या बच गया, x प्लस इस 2 की जगह हम वापस क्या लिख सकते हैं, √2 लिख सकते हैं। कैसे, तो हमने देखा था अभी, प्लस यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर क्या बच गया, 5 बाहर, इधर भी 5 है इधर भी 5 है, कॉमन ले लिया तो यहाँ पर बचा x प्लस यहाँ से क्या बचा, √। अब हम यहाँ पर देखें कि x + √2 और x + √2 दोनों में कॉमन है तो इसको बाहर निकाल देते हैं, x + √2 और जैसे ये बाहर आया तो यहाँ पर क्या बच गया, x √2 प्लस ये भी बाहर आ गया तो यहाँ पर बच गया 5। अब हम क्या करें, इन दोनों को 0 के बराबर लिख देते हैं। तो x + √2 बराबर 0 और x √2 + 5 बराबर 0। तो x यहीं रहेगा, √2 को दूसरी तरफ भेज दिया तो ये आ जाएगा -√2। तो पहला मूल आ गया अपने पास माइनस का √2। इधर से हम देखें x √2 5 है, उधर चला गया तो माइनस का 5 बन जाएगा और x को यहीं रखा, √2 जो कि इसके साथ गुणा हो रहा है और ऊपर है तो ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। तो -5/√2। तो दूसरा मूल हमारे पास आ गया -5/√2। तो इस प्रकार से हमने द्विघात समीकरण के मूल फाइंड कर लिए। ठीक है,
तो इस तरह से हमें ध्यान रखेंगे कि जो x की घात 1 वाला पद है उसके हम ऐसे टुकड़े करें जो बाहर वाले दोनों पदों के गुण के बराबर आ जाए। ठीक है, धन्यवाद।